गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रोज की तरह हमारा वादा है आपसे, इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। जी हाँ, देश और दुनिया की हर बड़ी खबर 1 घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ। आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देश और दुनिया की जितनी भी बड़ी खबरें हैं हम आपको अगले 1 घंटे के अंदर सब बता देंगे। दरअसल सिलेंडर ब्लास्ट से 3 मंजिला इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और ये धमाका इतना जबरदस्त था कि 5 लोग इसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। कैसे ये धमाका हुआ, क्या वजह रही इसके पीछे, अभी वहां हालात क्या हैं, देखिए रिपोर्ट में। लखनऊ के हुसैनगंज में बड़ा हादसा हो गया है, जहां महावीरपुरी कॉलोनी में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से एक मकान गिर गया। धमाका इतना तेज था कि 3 मंजिला मकान पल भर में धड़ाम हो गया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना तेज था। जिस वक्त यह हादसा हुआ, घर में 3 लोग मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए मकान में रह रहे किराएदार ने कोशिश की तो वो भी हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 5 घायलों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक महिला और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि घर में सिलेंडर कैसे फटा। और चलिए अब खबर आपको बिहार की राजधानी पटना से दिखाते हैं, जहां एक कथित बीजेपी नेता ने एक अस्पताल में एक डॉक्टर के ऊपर रिवॉल्वर तान दी। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस नेता ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, उन्हें गाली भी दी और जिसके बाद अस्पताल का जो माहौल था वो काफी ज्यादा बिगड़ गया। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। पटना के IGIMS अस्पताल में एक मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोप लगाकर उसके परिजनों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान मरीज के परिजनों ने पहले डॉक्टर्स के साथ मारपीट की, उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में ही डॉक्टर्स पर पिस्टल तान दी। डॉक्टर्स के साथ मारपीट और पिस्टल दिखाने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। मौके पर कई थानों की पुलिस और RAF की तैनाती की गई। हथियार लहराने वाले शख्स का नाम सुमित है, जो खुद को बीजेपी नेता बताता है। अस्पताल के इमरजेंसी ICU में एक बुजुर्ग महिला को भर्ती कराया गया था। उनके साथ आए बेटे पोते पोतियों का आरोप है कि इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उन्होंने हंगामा किया। तो उधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज के परिजनों ने पिस्टल दिखाकर डॉक्टर को धमकी दी है। उन्हें लगातार धमकी दे रहे थे, बंदूक लहरा रहे थे, तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। और हम लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या अस्पताल प्रशासन हो, तत्परता से उनके साथ निपटने का काम किया। और मरीज जो सीरियस है उसका इलाज तो हम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना हो। मामला सामने आते ही बिहार में राजनीति शुरू हो गई। RJD सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आदरणीय नीतीश जी, आज जो IGMS की घटना सबने देखी, उसके बाद तो एक बार स्पष्ट हो गया, सरकार नाम की चीज, एक अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है। विधानसभा में आपके आश्वासन के बावजूद कोई तब्दीली नहीं होती और आज सरेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। कहाँ ले जाना चाह रहे हैं बिहार को? गवर्नेंस का ये मॉडल मैं समझता हूँ बिहार को नहीं चाहिए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और रिवॉल्वर लहराने वाले बीजेपी नेता पर कार्रवाई की गई है। और अगली खबर आपको बताते हैं, असम विधानसभा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा विपक्ष में बैठे कांग्रेस और AIUDF पार्टी पर आग बबूला हो गए। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा कि जब तक जिंदा हूं असम में बाल विवाह तो नहीं होने दूंगा। और देखिए, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने जब स्पेशल मैरिज एक्ट खत्म किया तो हैदराबाद में बैठे ओवैसी को मिर्ची क्यों लगी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। असम विधानसभा में CM हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस और AIUDF पर उस वक्त गुस्सा देखने को मिला जब दोनों पार्टियां मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 के खत्म किए जाने का विरोध कर रही थी। CM हिमंता ने न सिर्फ इस मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म किया, बल्कि कांग्रेस और AIUDF को खरी खोटी सुनाते हुए यहाँ तक कह डाला कि जब तक मैं जिंदा हूँ असम में छोटी बच्चियों की शादी नहीं होने दूंगा। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक
तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है, जब तक असम में साइल मैरिज नहीं होगा, ये आप सुन लीजिए। सीएम हेमंता ने असम में मुस्लिमों में बाल विवाह को रोकने के लिए ये कदम उठाया तो हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी इसे लेकर अलग ही दुहाई देने लगे। ओवैसी की माने तो ये मुस्लिमों से शरीयत छीनने जैसा है। आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। उसमें जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती तो जायदाद का बंटवारा पर्सनल लॉ के तहत नहीं होगा मुसलमानों का। हमसे शरीयत को छीनना चाहते हैं। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट को खत्म करने के बाद हेमंता ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही असम में उत्तराखंड की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी भी लेकर आएंगे। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ राज्यों का दौरा कर रहे हैं और अब वो दक्षिण के दौरे पर जा रहे हैं। जहां 2 दिवसीय दक्षिण दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का वो दौरा करने वाले हैं। 3 राज्यों को करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इसरो में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही तिरुवनंतपुरम में सभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो बेहद अहम उनका दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में वो इसी तरीके से दौरे कर रहे हैं और अब दक्षिण के राज्यों का रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें 2 दिन का उनका ये दौरा, केरल, तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र भी जाएंगे। इसरो के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का भी उनको उद्घाटन करना है। साथ ही तिरुवनंतपुरम में एक सभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान संबोधित करने वाले हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है, वोटिंग होने वाली है, जिसमें से 9 सीट्स को लेकर के तो पिक्चर क्लियर है, लेकिन 1 सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर है। और बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार करके मैदान में इस चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। तो वहीं अखिलेश की बैठक में 8 विधायकों के नदारद रहने पर अब उन्हें क्रॉस वोटिंग का भी डर सताने लगा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज होने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। इनमें से 9 सीटों को लेकर तो स्थिति साफ है, लेकिन 1 सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस कायम है। पहले बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी की 3 सीटों पर जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी का 8वां उम्मीदवार उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है, जिससे समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन की जीत पर संकट बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी को झटका तब लगा जब उसकी बैठक में 8 विधायक नहीं पहुंचे, जिसमें मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल शामिल हैं। लगभग 8 नाम ऐसे हैं जो इस बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में 1-1 वोट की लड़ाई है, ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा सभी पार्टियों को है और इस खतरे के बीच समाजवादी पार्टी की बैठक से 8 विधायकों का नदारद होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। राज्यसभा की 10 सीटों में से 1 सीट पर ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर है। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार के लिए भी 8 वोट कम पड़ रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग की आशंका ने बीजेपी की दावेदारी मजबूत कर दी है। हमने आपस में बातचीत करके जो संख्या विधानसभा का संख्या बल है उसका आकलन हमने किया है, हमारे पास नंबर है और हमने 8 हमारी पार्टी ने 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी पार्टी 8 के 8 प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। यूपी में किसका पलड़ा भारी रहेगा ये वोटिंग के बाद साफ हो जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव है। हिमाचल में जहां कांग्रेस का पलड़ा भारी है, तो वहीं कर्नाटक में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में होने से यहां चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खेल हो सकता है। बात अगली खबर की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते उठाते सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के भी एक विवादित बयान दे दिया है और राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। राहुल गांधी ने आखिरकार अग्निवीरों को लेकर के ऐसा क्या कहा जिसे विवादित बयान माना जा रहा है, आप भी सुनिए। रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीरों की भर्ती को लेकर न सिर्फ केंद्र पर निशाना साधा, बल्कि इसे लेकर विवादित बयान तक दे डाला।
रायबरेली में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बछरावा कस्बे में पहुंची तो वहां सड़क पर सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीरों की भर्ती पर कमेंट करते हुए कहा कि 4 साल बाद उन्हें लात मार कर निकाल दिया जाएगा। अग्निवीर योजना में जो शहीद होगा उसको ना पेंशन मिलेगी, परिवार को ना पेंशन मिलेगी, ना मदद मिलेगी, कुछ नहीं। अग्निवीर कौन बनेगा? मैं आपको बताता हूं। जाएंगे सब अंदर, 4 साल बाद 4 में से 3 को लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। कहा जाएगा तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। राहुल का ये विवादित बयान सेना के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। लिहाजा राहुल ने जिस तरह से अग्निवीरों पर कमेंट किया है उसने सियासी बखेड़ा जरूर खड़ा कर दिया है। और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर के हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा मुस्लिम पक्ष और साथ ही जो फैसला हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है उसे चुनौती दिया जाए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष के हक में व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रखने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष की याचिका जो है उस पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा गया था और कल जब फैसला आया तो हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत मिली। अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। तो 2 याचिकाएं वर्शिप एक्ट और 3 एसआई सर्वे के खिलाफ थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी थी। तो देखिए, मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्योंकि कल जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो फिर हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ जारी रखने के आदेश दिए गए। जी हाँ, यानी कि मतलब साफ है कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने तलगृह में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद व्यास जी के तलगृह में पूजा अर्चना जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 17 और 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया। वाराणसी का ऑर्डर था 17 जनवरी का और 31 जनवरी का, दोनों लीगल ऑर्डर थे, दोनों वैलिड ऑर्डर थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूरी पावर थी ये आदेश पारित करने की ऑर्डर 40 सीपीसी में, और कोर्ट ने जो रूल बुक है, जो लॉ है, उसी को एनुमरेट किया है। आम आदमी की भाषा में समझे तो इस आदेश के क्या माने हैं? जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो होती रहेगी, कैसे होगा आगे? जी बिल्कुल, जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो चलती रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का जो ऑर्डर है वो प्रभावी हो चुका है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस चुनौती को खारिज किया। बता दें कि इस मामले में 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की तथ्यों को, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था, और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की, उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। ज्ञानवापी पर फैसले के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने खुशी जताई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, बाबा विश्वनाथ और माता श्रृंगार गौरी की जय हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और बात अयोध्या की कर लें, जहां पर रामलला को हर दिन नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा आकर्षक भी लगते हैं। और चलिए हम आपको ये तो जो तस्वीरें हैं वो तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ डिजाइन में कंपनी के जो मालिक हैं और मशहूर ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। कि वस्त्र बनाने वाले, डिजाइन करने वाले मनीष त्रिपाठी जी हमारे साथ एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ नवभारत पर बातचीत करने के लिए। मनीष जी, सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सा भाव था जिसके चलते आपको भगवान श्री राम लल्ला के वस्त्र डिजाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? देखिए, बेसिकली जो भाव था वो एक श्रद्धालु का, एक डिवोटी का भाव था, और ये भाव बहुत सालों से जुड़ा हुआ था। जब से ये मालूम चला कि भव्य मंदिर का निर्माण चालू हो चुका है और भगवान श्री राम लला को एक अस्थायी
उनका घर उनको उनका महल उनको मिलने वाला है। तभी से मन में भाव था कि जैसे तमाम करोड़ों श्रद्धालु और तमाम जितने भी बड़े जो भी हैं, मतलब आज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में प्रभु श्री राम लला के जो भक्त हैं, सबके मन में एक परिकल्पना थी कि हमारे राम ऐसे दिखेंगे, मेरे राम ऐसे दिखेंगे, कोई कहेगा मेरा भगवान ऐसे दिखेंगे। तो उस परिकल्पना, मेरी भी एक परिकल्पना थी कि भगवान को ऐसा दिखना चाहिए, भगवान की पोशाक कोई भी बनाता उनको ऐसा दिखना चाहिए, ये मन में भाव था। और ये था कि मैं कुछ, अगर मैं एज अ डिज़ाइनर मैं दिल्ली में हूँ भी 18-19 साल से अपना काम कर रहा हूँ, तो लगा कि मैं भी भगवान के लिए कुछ तैयार करता हूँ और यदि मौका मिला तो शायद होगा तो करूँगा। प्रभु की असीम कृपा रही कि भगवान ने शायद सुन ली और उन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया, अपने श्री चरणों में स्थान दिया। और एक बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से इस वक्त आ रही है। तेजस्वी यादव के काफिले में बड़ा हादसा हुआ। तेजस्वी के काफिले में गाड़ियां आपस में टकरा गई। काफिले में शामिल ड्राइवर की बताया जा रहा है मौत हो गई है, जबकि 6 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हो गए हैं। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा का ये काफिला था जिसमें बड़ा हादसा हुआ। एक ड्राइवर की मौत हुई है, 6 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग इसमें घायल हो गए हैं। आपका भी एक्सीडेंट किया था तो उसी तरह ड्राइवर ने मार दिया, उड़ा दिया। मामूली एक्सीडेंट किया। मुफस्सिल थाना अंतर्गत हमारी एक स्क्वाड गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अभी तक जो तथ्य सामने आए उसके हिसाब से जो हमारे ड्राइवर थे उनका डेथ हो चुका है और बाकी 6 पुलिसकर्मी घायल है और जो सिविलियन भी कुछ घायल है। सबका इलाज यहाँ GMCH में चल रहा है।